हाय माय डियर स्टूडेंट, ईएमएस पॉइंट पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज एक और वीडियो बनाया जाएगा जिसमें 10 प्रश्न होंगे और उन 10 प्रश्नों में एक दो प्रश्न की संभावनाएं ज़्यादा है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी होगा वो रसायन विज्ञान से होगा और रसायन विज्ञान के 10 ऐसे चुनिंदा प्रश्न हैं जिनको आप अगर अंशाल्प पेपर में देखेंगे तो अक्सर ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन सभी 10 प्रश्नों का संग्रह आप सभी के बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हम बना रहे हैं और जहाँ तक मेरा ख्याल है इसको आराम से एक एक प्रश्न को केवल पढ़ लीजिएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर फिलहाल इससे प्रश्न के जवाब के साथ साथ इससे जुड़े भी कुछ फैक्ट आपको शेयर किए जाएंगे। तो आज 10 की दुनिया का पहला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग, ध्यान से सुनना, पहला प्रश्न है क्या कि किस धातु का प्रयोग बल्ब के तंतु के निर्माण में किया जाता है। तंतु के निर्माण में किया जाता है। मार्कर कम चल रहा है। चलिए इसका जवाब देखिए। तो इसका जवाब है टंगस्टन। तो आपने बल्ब के बारे में पढ़ा होगा कि ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बल्ब के अंदर एक देखे होंगे एक स्प्रिंग टाइप का लगा होता है बल्ब के भीतर, वही तंतु कहलाता है। और जब भी हम बल्ब को जलाते हैं, ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो यही रक्त तप्त होकर के लाल हो जाता है और फिर प्रकाश देता है। और इस तंतु का जो निर्माण होता है वो टंगस्टन धातु का, क्योंकि इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च कोटि का होता है। तो ये इसका जवाब था और इससे संबंधित बातें थी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कार्बनिक रसायन का प्रश्न है। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? तो इसका जवाब है कोलतार और पेट्रोलियम। इसको नोट करिए। ये दोनों प्रश्न हमने देखा है कई बार पूछे गए हैं, बोर्ड परीक्षा के कई प्रश्न पर भी ये पूछे गए हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए। अगर कई बार पूछे गए हैं तो जवाब भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए अब तीसरा प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्न नंबर 3। कार्बन तत्व की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता कितनी होती है? ठीक है, तो उत्तर तो बड़े आसानी से दे देंगे, 4 होती है। कितनी? 4। कैसे होती है ये हम दिखा दें आपको। 2 और 4, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 की कमी है। अब बात आई संयोजकता क्या होती है, तो जान लीजिए। संयोजकता का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन दोनों में। ये 11th का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत।
उस सिद्धांत में अगर संयोजकता की बात करें तो प्रत्येक तत्व अपने बाहर अष्टक नियम को पूरा करना चाहते हैं। ये अष्टक नियम क्या है? यानी सभी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। कितना? कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए भाई करते क्या क्या हैं? तो ये 3 काम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं या साझेदारी। अब किसी ने एक त्याग दिया तो उसकी संयोजकता एक ग्रहण कर लिया तो संयोजकता एक, और एक की साझेदारी कर लिया तो एक। तो कोई तत्व कितना इलेक्ट्रॉन, अगर संयोजकता की परिभाषा आपको पढ़ना है तो एक लाइन में कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, त्यागता है या ग्रहण करता है, वही उसकी बैलेंसी होती है, वही उसकी संयोजकता होती है। तो ये प्रश्न नंबर 3 था। अब हम बात करेंगे चौथे प्रश्न की, जो कि कम से कम 4 बार पूछा गया है। प्रश्न क्या है? थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, मैं अगले प्रश्न को आप तक पहुंचा रहा हूं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला यौगिक। प्रश्न नंबर 4 है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला यौगिक है। तो इसका उत्तर जान लीजिए, यूरिया। क्या? यूरिया। यूरिया कभी कभी आता है और कभी कभी यूरिया की जगह पर कार्बेमाइड कहते हैं। यानी इसका एक और नाम है जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बेमाइड। यूरिया को कार्बेमाइड कहते हैं। एक और प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है कि कार्बेमाइड क्या है? तो यूरिया। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NH2CONH2 होता है। क्या? NH2CONH2। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। और इसका जो सर्च किया था या इसको कैसे को बनाए थे, एक जर्मन रसायनज्ञ थे, फ्रेडरिक वोहलर। फ्रेडरिक वोहलर इन्होंने बनाया था, और ये जर्मन के रसायनज्ञ थे, जर्मन रसायनज्ञ, ठीक है। बनाया कब था? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1928 में। कब? 1928 में फ्रेडरिक वोहलर जर्मन रसायनज्ञ ने सर्वप्रथम पहले इसको बनाया था। एक और बड़ी बात है, एक और बड़ा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न नंबर 5। ये कई बार पूछा गया है। प्रश्न क्या है? मार्स गैस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो ये प्रश्न कई नाम से कई तरीके से आता है। जैसे पूछ लिया गया, मार्स गैस क्या है? तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, जब आप लिख लीजिए CH4, ठीक है, मीथेन। अब इसको मार्स, और भी मार्स गैसों के उसमें है। पहली चीज़ तो इसको मार्स गैस क्यों कहते हैं? तो ये गैसें या मार्स गैस जो है वो दलदली स्थानों पर पाई जाती है, ठीक है। दलदली स्थानों पर पाए जाने के कारण इसे मार्स गैस कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट करिए। अब और ये मैंने देखा है कई बार अंसाल्व पेपर में, कई पेपर में आया है, तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, क्या है प्रश्न नंबर 6? बहुत पूछा गया है। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित
पीएच मान। तो जवाब तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, 5.2 से कम। किसी किसी को बुक में यही दे देते हैं। अब बात आई अम्लीय वर्षा के घटक कौन है, मतलब किसके कारण ये बरसात अम्लीय होती है। तो दो एसिड होती हैं, एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 फॉर्मूला होता है, और दूसरा होता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये दोनों ऐसी एसिड हैं जो एसिड रेन में मिलते हैं, अम्लीय वर्षा में मिलते हैं। आपने बहुत सारी टीचरों से या बहुत लोगों से सुना होगा कि हमें बरसात के पहले दूसरे पानी में नहीं नहाना चाहिए। अच्छा, काहे नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि जब हम बरसात के पानी में नहाते हैं और वो पहला दूसरा पानी होता है, तो वो जो बरसात होती है वो अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा में ये एसिड की मात्रा होती है और सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारी स्पेशली त्वचा को या हमें कुछ और डिजीज को मतलब उनकी वजह से डिजीज हो सकती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि पहले दूसरे पानी तीसरे पानी तक हम अवॉइड करें भीगने से या बारिश के पानी को नहाने से। अब बात आई अम्लीय वर्षा के और क्या कैसे कंडीशन है। तो एक प्रश्न बहुत पूछा गया है, कंपटीशन में पूछा गया है कि ताजमहल का रंग बदरंग होता जा रहा है क्यों। इस प्रश्न को दिमाग में नोट करिएगा कि ताजमहल का रंग बदरंग होता जा रहा है क्यों। तो ताजमहल का रंग बदरंग इसलिए होता जा रहा है, उसका एक ही जवाब है, क्या? अम्लीय वर्षा। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा में ये जो प्रश्न का जवाब हमने दिया बहुत ही जरूरी है। और सबसे ज़्यादा तो पूछा जाता है इसके पीएच वैल्यू को। किसी किसी बुक में 5.2 दिए रहते हैं, किसी किसी 5 दिए रहते हैं, तो इससे कम हो सकता है, इतना भी हो सकता है। नोट करिए, ये संभावित मान है। अब मैं 7वें प्रश्न की बात करूं तो 7वां प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं खुद देखा हूं, एक वर्ष के 7 सेट जो अंशाल्व पेपर होते हैं उनमें 3 बार ये प्रश्न आया है। जो अगला प्रश्न है, जैसे एक वर्ष का पेपर नहीं होता, उस पेपर में 7 सेट होते हैं, तो 7 सेट में 3 सेट में ये प्रश्न था ही। इसका मतलब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आपका, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रश्न नंबर 7 है। और क्या है प्रश्न नंबर 7? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र खूब पूछा गया, इतना जान लीजिए। रासायनिक सूत्र है, तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है, बहुत लोग गलत करते हैं, आप ना गलत करिएगा, ठीक है। होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। नोट कर लीजिए, ये अक्सर पूछा गया है, इसको नोट करिए। फिर मैं 8वें प्रश्न पर चलूँ, जो कि ये भी कई बार पूछा गया है। 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, मरकरी का अयस्क है। इसके पहले वाले मरकरी, ठीक है, बात आई समझ में? मरकरी ऐसा नहीं लिखा जाएगा भाई, मरकरी का अयस्क। पिछले वीडियो में मरकरी से जुड़ा एक प्रश्न था कि द्रव धातु, एक द्रव धातु है जिसका नाम बताइए, तो मरकरी। तो इसका जो है वो होता है सिनेबार। इसका जो, ये भी बहुत बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया, तो आपको ये जरूरी है, ठीक है। अब मैं बात करूं 9वें प्रश्न की। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। प्रश्न 9 है, क्या एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य
प्रथम सदस्य है। तो क्या है भाई, एल्कीन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है वो है एथिलीन। इसका जवाब देखिए एथिलीन। तो ये 3 प्रश्न और नोट करिए, फिर मैं एक और प्रश्न के पास चलता हूँ। आपका 10वां और इस एपिसोड का आखिरी प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10, इसको मिटा दें ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना आए। प्रश्न नंबर 10 है, कठोर जल में होते हैं। कठोर जल में होते हैं। अभी क्या होते हैं थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें होते हैं कैल्शियम आयन Ca पर डबल प्लस और मैग्नीशियम आयन। स्पेशली जल की कठोरता के जो रीजन होते हैं, ठीक है, Ca पर डबल प्लस, Mg पर डबल प्लस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मैग्नीशियम। और इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। कठोर जल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम। अगर 7 से कम है तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कठोर जल की प्रकृति होती है, तो उसकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए कह देते हैं कि कठोर जल का सूत्र तो H2O ही होता है उसका सूत्र, है ना। अब जल के कठोर जल, साधारण जल और भारी जल, 3 प्रकार की बातों में हम बताएंगे। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। क्या होता है? D2O, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़िएगा। और अब मैं बात करूं इन 10 प्रश्नों की, तो मैंने जहाँ से संग्रहित किया ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न थे। और इन प्रश्नों में कई प्रश्न ऐसे हैं जो कम से कम 2 बार 3 बार पूछे गए हैं। कई प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी ज़रूरी हैं। कई प्रश्न ऐसे होंगे जो आप तैयार भी किए हैं। अब मैं आखिरी बात ये बताऊं कि इन प्रश्नों से अगर बोर्ड में आपने 2-3 नंबर गेन कर लिए तो आपका पढ़ना, मेरा पढ़ाना दोनों सार्थक है। तो इसकी एक लिस्ट बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए। तो 10 की दुनिया ये महत्वपूर्ण वीडियो था, और फिर हम अगले वीडियो को भी 10 की दुनिया में ही बनाएंगे। अभी हम सिलेबस में बात नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है, ये फरवरी का महीना चल रहा है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में हाई स्कूल से संबंधित ज़्यादा मात्रा में, इंटर वालों के लिए भी ये काम करेगा, लेकिन हाई स्कूल वाले स्पेशली अगर पढ़ लेंगे तो इनको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगला जो वीडियो होगा 10 की दुनिया का वो होगा बायोलॉजी से, बहुत जल्द ही आपके सामने वो होगा। लेकिन मैं ये 2 लाइन आपके लिए कहूँगा कि लड़ाई बिल्कुल खामोशी से लड़ो, अपनी लड़ाई बिल्कुल खामोशी से लड़ो, परिणाम खुद ही चर्चित हो जाएंगे। अगर आप में कुछ है, आपने जुनून रखा है, तो अपनी लड़ाई बिल्कुल खामोशी से लड़ो, परिणाम खुद ही चर्चित हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम फिर मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फुल सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ EMS पॉइंट पर। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।